एक 21 साल का लड़का 3 फैक्ट्रियों का जीएम बना और फिर वो स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुई। 25 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की और फिर कमाल कर दिया। हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 फैक्ट्रीज के जीएम बनने के बाद वो स्ट्रगल जब आप देखते हैं और फिर इंतहा आपने की 99 में, वो दौर देखा, फिर आज देखा, हर दौर में हुमायूं सईद अपने आप को रेलेवेंट कैसे रख लेते और कमाल का। मेरे ख्याल से इसमें जो मैं पहले कहूँगा कि ये माँ बाप की दुआएं हैं। और वो चाहे मेरा वो वक्त था जब मैं फैक्ट्री में काम करता था, मैं बिल्कुल एज ए ट्रेनिंग गया था फैक्ट्री में, और विद इन 2 years आई थिंक मुझे तीनों फैक्ट्रीज़ का जीएम बना दिया था। खैर उसमें कुछ लक भी था कि जो उस वक्त जीएम थे उस फैक्ट्री के, वो जा रहे थे, तो मुझे वो चांस मिला। और मुझ में जो ओनर थे उन्होंने वो पोटेंशियल देखा और मुझे, तो मैं फिर अपनी फैक्ट्री में ही रहता था। मैंने 2-4 साल जो वहाँ काम किया, 2-3 साल, वो मैं पूरी पूरी रात फैक्ट्री में गुजारता था कि ताकि जो शिपमेंट्स हैं वो टाइमली जाएं। तो एक मेहनत की आदत उस वक्त से हो गई। और आई वॉज वेरी यंग जिस वक्त मेरा जो भाई था वो गिर गया था और वो पैरालाइज हो गया था। तो एक टफ लाइफ मैंने स्टार्ट में देखी काफ़ी। और फिर आपने उस फैक्ट्री में एक इवेंट भी करवाया था। हाँ, फिर उस फैक्ट्री में मैंने जी एक इवेंट करवाया था जिसमें हमारी कुछ बहुत टाइमली हमारी कुछ शिपमेंट्स चली गई। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बॉस थे, ही वॉज वेरी हैप्पी कि ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा मैं एक सेलिब्रेशन रखना चाहता हूँ। जो सेलिब्रेशन में मैंने वो जो हमारे कटिंग मास्टर थे, जो हमारे डाइंग मास्टर थे, जो सारे क्रू था, उससे हम क्रू बोलने की आदत हो गई, जो सारे जो काम करने वाले थे, तो उससे मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस करवाई थी ऑन स्टेज। तो वो इट वाज गुड फन, बहुत ही मज़ा आया था। तो वो वाला भी आपके लिए बड़ा लक फैक्टर रहा। और फिर आपने फिर वहाँ से फिर आप 90s में इंतहा भी आपने मूवी की, समीना जी हाँ। फिर वो हुआ है कि जो नदीम अहमद जो थे वो खुद भी मॉडल थे। यस। तो मैं असल में वो स्टोरी जानना चाहता हूँ। हाँ, तो एक दफ़ा जब मैंने उसी शो के ऊपर कुछ ऐसी सिंगिंग विंगिंग की, और तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम तो एक्टिंग भी किया करो। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, और आप मुझे अगर एक्टिंग शैक्टिंग का बोलेंगे तो फिर आपकी फैक्ट्रीज कौन रन करेगा। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो फिर एक बार उनको किसी ऑडिशन के लिए बुलाया हुआ था। आपने बताया था कि बड़े कोई मॉडल इतना हाँ, वो ही वाज वेरी गुड लुकिंग। मैंने उससे ज़्यादा गुड लुकिंग आदमी मेरे ख्याल से मैंने कुछ देखा ही नहीं है। ही वॉज वेरी गुड लुकिंग गाय। तो उन्होंने मुझे उनको पीटीवी बुलाता था वो किसी रोल के लिए, तो उनका इतना इंटरेस्ट होता नहीं था, उनका मॉडलिंग की हद तक ही बस इंटरेस्ट था। तो मुझे एक दिन कहते हैं कि तुम जाओ ऑडिशन दो। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कहते हैं हाँ जाओ। अच्छा, उस वक्त था वो मैं ऑडिशन देने गया, मैं लेट हो गया, मैं पता नहीं फैक्ट्री में था, वो ऑडिशन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमारी जो फैक्ट्री थी वो लाहौर शिफ्ट हो रही थी, और उसके बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ रही थी। और नदीम जो हैं वो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो वो एक बहुत सैड टाइम था। लेकिन उसी के अंदर मुझे एक जगह किसी ने वापस ऑडिशन के लिए बुलाया, क्योंकि वो नंबर मेरा उनके पास चला गया था, तो उन्होंने वापस किसी दोबारा से बुलाया। और वो बात थी 95 की शुरुआत थी, उसमें मुझे किसी ने बुलाया। मैं गया, उसके अंदर मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया। मुझे एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी वो बन रही थी, और तस्नीम असलम उसकी डायरेक्टर थी। और फिर उसमें एक दिन का काम करके उन्होंने मुझसे कहा कि ये रोल तुम नहीं कर सकते, ये तुम ना करो, तुम ये दूसरा रोल करो। अच्छा, मैंने कहा नहीं, जो मुझे रोल दिया था मैं वही करूँगा, अब मैं नहीं कर सकता। मैंने वो छोड़ दिया। अब फिर मैंने एक ड्रामा अपना बनाया खुद। और उस वो ड्रामा तो बहुत बुरा बना, लेकिन उसकी जहाँ एडिटिंग हो रही थी वहाँ उसी ड्रामे की एडिट हो रही थी। प्रोविजन एक जगह थी हमारे यहाँ, तो उसकी ड्रामे की एडिट हो रही थी, तो वहाँ वो डायरेक्टर थी। तो उन्होंने बोला दिखाओ ज़रा तुम्हारी एडिट जो हो रहा है, तुमने जो बनाया। तो उन्होंने देखा, तो मुझे कहती हैं ड्रामा तो तुम्हारा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम उसमें अच्छे लग रहे हो। तो देन उन्होंने मुझे पीटीवी का उस वक्त एक प्रोग्राम चलते थे ये जहाँ, जिसमें आधे घंटे का सारे एजाज असलम और उस वक्त अदनान, बाबर अली, ये सब उसमें आ चुके थे।
तो उसके एक ये सब आपके episode- सीनियर है? जी जी, ये सब सीनियर है। ये आई थिंक ये जो इन्होंने तो सब ने उस वक्त काफ़ी काम किया हुआ था। जैसे नान ने उरूसा किया हुआ था, Yes. एजाज ने जिसमें रोशू रोशू उसका नाम होता है वो किया हुआ था। तो बाबर अली ने भी किया, तो ये सारों ने किया हुआ था। तो खैर उन्होंने मुझे बुलाया और तो वो मैंने किया एक दफ़ा। अब ये जो प्ले था, मेरे घर से मुझे परमिशन नहीं थी करने की। मेरे फादर ज़रा रिलीजियस थे। वो उन्होंने कहा कि अच्छा, वैसे रिलीजियस होने के अलावा उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि तुम अभी इतनी अच्छी पढ़ाई फैक्ट्री नहीं में काम वाम कर रहे थे। ये मैंने प्ले छुप के किया घर वालों से। सही। और अब ये जब चल गया तो मैंने उस दिन जिस दिन इसने चलना था प्ले ने, तो मैंने टेलीविज़न जान के बंद रखा अच्छा, कि किसी तरह किसी की नज़र ना किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन खैर वो हम जिस अपार्टमेंट्स में रहते थे वहाँ पे लोग मिले मेरे फादर को। उन्होंने बोला हमने रात को तुम्हारे बेटे को ड्रामे में देखा है। तो कोहराम कैसे हो मच गया सकता है? होगा। मेरे बेटे ने, मेरा नहीं होगा। कहते नहीं, आपके बेटे को देखा है, बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ेदार, वो तो हीरो लग रहा था। तो ये अच्छा, मेरे फादर ने, उनको यकीन ही नहीं आया वाकई। और उन्होंने 3-4 दिन गुजर गए, वो मुझसे पूछना ही भूल गए, क्योंकि उन्होंने उस बात को सीरियस लिया ही नहीं। तो कहीं मेरे घर में मेरे एक छोटे भाई ने को किसी ने बताया, तो वो मेरा छोटे भाई मेरे एक और छोटे भाई से बात कर रहा था। मेरे फादर ने तब मुझसे पूछा कि ये तुमने वाकई कुछ किया है? तो मैंने फिर उनको बताया, जी मैंने वो अम्मी को बता चुका था मैं। लेकिन somehow वो हुआ क्या कि जब मैंने उनको बोला कि मैंने कर लिया, तो जो भी उनको फीडबैक मिला था लोगों से वो बुरा नहीं था। तो वो उस पर उन्होंने बोला हाँ, लेकिन ये तुमने अब करना नहीं है, लेकिन तुमने जॉब करनी है पहले। मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब करूँगा और साथ साथ ये। और मैं करना शुरू कर दी। मैंने शुरू करने साथ साथ का मैंने बोला ही नहीं। मुझे भी लगता था कि क्या होगा, अब हो गया ख़त्म, अब पता नहीं कब हो, मैं उसको परसू नहीं करूँगा तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे एक कमर्शियल मिला और उसके अंदर पैसे उस वक्त जो थे वो 20,000 थे। और वो 20,000 मतलब आप सोच लें कि उस वक्त सैलरी मेरी कोई 50,000 के करीब थी। तो वो 20,000 मेरे लिए सिर्फ एक दिन के काम करने से इतने मिल गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इसका मतलब, अब फिर उसके बाद जो है ड्रामा मुझे और फिर ऑफर हुआ, और फिर मैंने ये देखा कि मैं दोनों काम एक साथ कर नहीं सकता। तो फिर मुझे अपना वो जॉब छोड़नी पड़ी और फिर मैं इसी काम में चल सोचा आज। और आगे ऐसा सिलसिला बना कि आप छा गए। कैसे डिसीजन लेते हैं, या क्या एक टीम वर्क है कि जो आप करते हैं वो छा जाती है? इस दौरान मैं हूँ शाहिद अफरीदी का जिक्र भी मैं करना चाहूँगा। बहुत से लोग उसको बड़ा अंडररेटेड मूवी कहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद वो वक्त से पहले बन गई, आपने भी ये कहा। लेकिन उस दौर में उसका 5 करोड़ रुपए कमाना भी एक अचीवमेंट थी। लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि मैंने उस वक्त 7 करोड़ रुपए लगा दिए थे फिल्म में, और जो कि गलत था मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने 3.5 करोड़ रुपए का बजट लेके चला था और 7 करोड़ लगा दिए थे। तो उसमें समझ लें कि मेरी कोताही थी। लेकिन मैंने लर्न बहुत किया उससे। मैं हूँ शाहिद अफरीदी ना बनती तो मेरे में शायद फिल्म बनाने की हिम्मत ना रहती। और डायरेक्टर भी कोई नए थे? हाँ, उसामा उसमें डायरेक्टर थे। और फिर और वाई शाहिद अफरीदी, यानी बहुत बड़े बड़े नाम थे। अच्छा, मुझे ना उस वक्त शुएब अख्तर का कुछ लोग कहते हैं। उस वक्त मुझे, खैर मैं शाहिद अफरीदी का भी फ़ैन था, शुएब अख्तर का भी फ़ैन था, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बस वो बूम अफरीदी मेरी एक कहानी इस पे बेस करती थी कि एक बच्चा है जो शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा फ़ैन है, और उसको बस बल्ला पकड़ता है, उसको जो छक्के मारने का होता है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके ऊपर सारी कहानी थी। और फिर एक कोच का कैरेक्टर था जो इस तरह। तो अब ये तो कोई बात नहीं, मैं शुएब अख्तर पे भी बनाना चाहूँगा और वसीम अकरम पे भी बनाना चाहूँगा। एक होता है ना कि आइडियलाइज करते हैं, वो एक उनकी वो एक ऑरा, ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का उस दौर में भी, आज भी उनका। वो शाहिद अफरीदी की कोई बायोग्राफी नहीं थी, फ़ैन के ऊपर फिल्म थी। वो फ़ैन जो है वो उसकी लाइफ में दिखाई थी कि उससे उसकी ज़िंदगी में क्या असर है। बस वो मुझे हिम्मत मिली थोड़ा, उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो मैंने कहा बना जाओ, और 3-3.5 करोड़ रुपए में बना लेंगे। जो कि उस वक्त भी 3-3.5 करोड़ रुपए को उस वक्त निकालना जो है वो बहुत मुश्किल काम था। पंजाब नहीं जाऊँगी जी, और उसमें वो तो फिर मेरे ख्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर का। पंजाब नहीं जाऊँगी मैं सिर्फ वो सोलो लीड था, तो डरा हुआ ज़्यादा था कि पता नहीं, अब क्योंकि लोग बोले थे अब पता चलेगा हुमायूं को, अब 3 एक्टर्स इसके साथ नहीं हैं, तो वो एक डर था कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, सिनेमा आते हैं कि नहीं आते देखने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उससे बड़ी हिट हुई। फिल्म्स का बड़ा अच्छा दौर हो गया था, क्योंकि
एक तो ये कि इंडियन फिल्म्स भी आ रही थी, पाकिस्तानी फिल्म्स भी आ रही थी, तो सिनेमा जो है वो लोगों की एक हैबिट बन गया हुआ था और बिल्कुल पीक पे था। और 2019 में जब ये मैं लंदन में था तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बोला यार अब लंदन में क्यों नहीं बनाते फिल्म। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैंने पंजाब नहीं जाऊँगी बनाए, मैं बनाऊँगा, लंदन नहीं जाऊँगा। तो ये मैं कह के आया था उनको मजाक में, मैंने खलील साहब से आके बात की, मैंने खलील साहब ये लंदन नहीं जाऊँगा बनाए। कहते हाँ बन सकती है, गुड आइडिया, मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने वो लिखना शुरू की। तो हमने फिर लंदन नहीं जाऊँगा शुरू कर दी, उसकी शूटिंग शुरू की और उसके फ़ौरन बाद हमने वो शुरू करनी थी 2020 में, यही लव गुरु। बट कोविड आ गया। कोविड ने सारा, हमारी फिल्म आदि जो बनी थी लंदन नहीं जाऊँगा वो भी रुक गई और फिर 3 साल 2023 में फिर दोबारा फिर लंदन नहीं जाऊँगा रिलीज़ की वापस से शूटिंग करके। जनवरी 2022 में फिर आपने वो कर दिया जो मेरे ख्याल में और किसी पाकिस्तानी एक्टर ने नहीं किया, डॉक्टर हसनात खान का द क्राउन का आपने रोल किया। मैंने अपना ऑडिशन भेजा और उन्होंने कहा वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। ज़बरदस्त। तो उन्होंने बोला वो तुम्हें दूसरा सीन भेज रहे हैं। अच्छा ये बात, इसी बात में 2-2 दिन गुजर रहे हैं, 2 दिन बाद दूसरा सीन आ गया। अब ये कैसे होना है? वो कह रहे ये जो सीन है तुमने एक तो करके भेजना है और फिर ये खैर मैंने दूसरा सीन भी करके भेज दिया उसी तरह। उन्होंने बोला वाह 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 ज़बरदस्त। अब क्या है? कह रहा अभी जो दूसरा और पहला सीन है ये तुमने जो मेन एक्ट्रेस है जो इस वक्त उसमें है एलिज़ाबेथ द क्राउन, वो जो हीरोइन थी उसके साथ जो है तुमने करना है। तो ये सब फिर मैंने कहा कैसे होगा बनी डायना, जो डायना का जो कैरेक्टर कर। तो मैंने कहा ठीक है और फिर उन्होंने फिर जूम कॉल के ऊपर मुझे लिया और फिर उस पर, क्योंकि आना जाना उस वक्त भी बंद हुआ था, ज़रा सख्ती थी, तो ज़ाहिर है अभी फिर ऑडिशन जो है वो उसके साथ हुआ। और फिर बस वहाँ मुझे डायरेक्टर ने जब बोला ना कि फैंटास्टिक, जब वो सीन हमारा हुआ तो मुझे काफ़ी उम्मीद हो गई कि अब मैं हो गया। लेकिन मेरे एजेंट ने मुझे तब भी बोला तुम टॉप 2 में आ गए हो। मैंने कहा यार तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अब आपका फ़ोन आएगा ना तो यस होगा तो फ़ोन करेगा, वरना मुझे फ़ोन ना करिएगा। अच्छा उनका कोई उसके बाद 20 दिन तक फ़ोन नहीं आया। आपने तो मैंने और मैं सेकंड पे यकीन करें भूल गया। मैंने कहा गया नहीं होगा, वरना तो ये हर 2-2 दिन के बाद फ़ोन आ रहा था और एक सीन हुआ, 2 सीन हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो अब इतने दिन हो गए तो वो जो भी था वो दूसरा उसको मिल गया होगा, मुझे नहीं मिला। मैंने फिर 2-4 दिन के बाद सोचना छोड़ दिया। इसकी खासियत ये थी कि एक तो पाकिस्तानी कैरेक्टर था और लोग भी काफ़ी एक्साइटेड इसलिए हुए थे कि लाइक पाकिस्तानी जो शख्सियत थी उस पाकिस्तानी एक्टर को ही उसके लिए कास्ट किया, क्योंकि उससे पहले वो हमने देखा कि बहुत से किसी और नेशनैलिटी के लोगों को कास्ट किया गया, तो लोगों को खुशी बहुत हुई। तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था और फिर शायद एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। हमारी एक ऑडियंस में एक उम्र पर तनकीद होती है, यार ये सेट नहीं लग रही, ये मतलब अभी सजल के साथ आप मैं मंटो नहीं हूँ कर रहे, तो उस पर भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बहुत से लोग इस पे तो बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो हैरान होता हूँ, मेरा वो डायरेक्टर भी बैठ के बेचारा वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था किसी इंटरव्यू के अंदर कि कभी आपने ये देखा है बॉलीवुड देखें, आप कभी देखें बॉलीवुड के अंदर या कहीं भी आप खुद देखें करण जौहर बैठ के शाहरुख खान की एज के बारे में बात कर रहा होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज भी शाहरुख सबसे ज्यादा बड़ी सबसे ज्यादा बड़ी मूवी में काम करता है, मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये इसके ऊपर बात ही ना करें, आपको इस पे सवाल भी नहीं करना चाहिए। उसी में नदीम जो है बेचारा वो इंटरव्यू में बोल रहा था कि ऑडियंस नहीं बोल रही, ये 25-26 लोग हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन इनका जवाब हुमायूं भाई देना जरूरी है। जब 25-26 का जवाब उसने दिया, मैं कह रहा हूँ कि डोंट इनको 25-26 लोगों को आप जवाब देंगे ना तो इम्पोर्टेंस, तो वो तो इम्पोर्टेंस मिलेगी उनको। वो चाहते ही हैं वो 26 लोग के आप जवाब दें, लेकिन आप फिर मुंह तोड़ जवाब ऐसा देते हैं कि वो कोई 50 करोड़ से नीचे ही नहीं आती। इस दौरान मैं कह रहा हूँ भाई अभी तो ये हिट हो रही है, सोचे ना कि ये फ्लॉप हो जाए तो ये क्या करें आपके साथ। वो 25-26 लोग तो उनको लिफ्ट नहीं करानी। वापस पूछें कि ये लोग मेरे को एज शेमिंग जो लोग करते हैं, जो एज शेमिंग करते हैं उस पे आप क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल में आपको जवाब है। समझ गए। अच्छा जी, लंदन नहीं जाऊंगा आपने की, पंजाब नहीं जाऊंगी का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया, उसके बाद आपने लंदन नहीं जाऊंगा की
कि उसका भी अच्छा फीडबैक है। सीक्वल बनाना चाहिए मूवी का, क्योंकि अभी मैंने देखा मेरे पास तुम हो का भी दूसरा आ रहा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसी मूवी से जुड़ जाती हैं कि ये उसी मूवी से रिलेटेड होगा कुछ। सीक्वल के आप हक में हैं और आपका? मैं बिल्कुल हक पे हूँ, क्योंकि ये जो कामयाबी होती है ना, ये आपको क्यों मिलती है कामयाबी? जब लोग खुश होके जाते हैं और लोग एंटरटेन होके जाते हैं। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर भाई 1 2 3 4 5 7 8 10 Mission फास्ट Impossible 10 मिशन इम्पॉसिबल क्यों बनाते हैं? उनके पास के और राइटर्स नहीं है, या उनके पास कहानियाँ ख़त्म है? 100 चीज़ें हैं ना, लेकिन वो लोगों को खुश करते हैं। उनको पता है लोग इतने खुश हुए हैं, वापस बनाओ, इनको और तरीके से खुश करो, उसी का रह के। और ये एक इंटेलिजेंट मूव है प्रोड्यूसर की तरफ से, और बिल्कुल करनी चाहिए। साथ साथ आप दूसरी फिल्में भी करते रहें, आपको करनी है। आई विल मेक अगेन पंजाब नहीं जाऊंगी पार्ट 2, अच्छा, और वेगस नहीं जाऊंगा, और लव गुरु 2। इस दौरान मैं यकीनन बात करना चाहूँगा कि आपने जो कैरेक्टर चुना, जो आपका प्रोडक्शन हाउस काम करता है, ड्रामे, मूवीज़, सब आप कर रहे हैं। एक तो पहले आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? ड्रामों को, ड्रामे की व्यूवरशिप को, या बड़े पर्दे वाला फीडबैक ज़्यादा मज़ेदार लगता है? इस दौरान सिंस आपने बहुत कुछ कर लिया एज अ प्रोड्यूसर भी आप। मैं आपको बताऊं, दोनों का अलग अलग मज़ा है, एक अलग हाई है। सिनेमा का कोई मुकाबला नहीं है। जब आप बैठ के अपनी फिल्म देख रहे होते हैं, और एक 200-300 लोग जब आपके साथ बैठ के 400 लोग फिल्म देख रहा होता है, और उस पर जो आपको फीडबैक मिल रहा होता है, अब वो सिर्फ ये नहीं कि आपके सीन्स पे, उसके अलावा भी फिल्म मेरी अपनी बनाई भी होती है या अपनी प्रोड्यूस की भी होती है, तो हम सबको, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझे, नदीम बैठा हो या हमारी दूसरी कास्ट बैठी हो और हमारी टीम बैठी हो, तो सबका दिल ऐसा बड़ा होता है। तो वो जो एक, जैसे एक सिंगर है जब वो स्टेज पे जाता है, उसको पता चल जाता है, और ऐसे शुरू होता है, और जब लोग पागल होते हैं तो उनका हाई अलग होता है। इवन आपके उसमें जो पॉलिटिशियंस जब जाते होंगे, या तो जब जाके क्राउड बोलता होगा, तो एक उनको अलग ही हाई मिलता होगा, उनकी स्पीच चेंज हो जाती है उससे। तो हम लोग का जब वो देख सिनेमा के अंदर साथ बैठ के जब देखते हैं फिल्म, तो वो मज़ा ही और होता है। और आपने इससे पहले बात की, लक बड़ी मैटर करती है, और आपकी माशाल्लाह आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, मैं समीना जी की बात करना चाहूँगा, जो आपकी वाइफ है, हमारी भाभी, आपकी बेटी सना, जी। ये जो फैमिली बॉन्ड है, और फिर ये दोनों ही प्रोडक्शन में आ गई, वो ही घर में। समीना तो खैर मेरे साथ प्रोडक्शन में 1997 से, जब हमारी शादी 96 में हुई, तो उसके बाद से कोई 1-2 सालों के बाद वो मेरे साथ एज अ प्रोड्यूसर जो है वो शुरू हो गए। बल्कि पहले शुरू में शायद मेरा नाम भी प्रोडक्शन कंपनी का समीना हुमायूं सईद प्रोडक्शंस रखा हुआ था। तो क्योंकि ये भी पहले थी, ज़रा मुझे बचाती थी इस काम से कि नहीं तुम ये बिजनेस साइड पे, मेमन खातून। तो मैंने इसको बोला, देखो मैं बिजनेस ही तो कर रहा हूँ, ये तो काम है, मैं ड्रामे बनाऊंगा। इसीलिए मैंने शुरू से ही प्रोडक्शन में चला गया था, ताकि मैं साबित कर सकूं कि इस काम से भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले बोला, तुम्हारे नाम पे कंपनी बनाता हूँ। तो उसको भी ये काम में मज़ा आना लग गया। फिर उस वक्त की जो कुछ हमारी ख़वातीन थी, वो बहुत अच्छी है। मेरीन जब्बार मेरे शुरू में साथ थी, सानिया सईद, नादिया जमील, मरीना ख़ान, और ये सब। तो उनसे जब समीना मिली तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, और इससे जो है फिर वो उसका अपना इंटरेस्ट बढ़ा, और तब से वो भी प्रोड्यूस कर रही है। अब खैर वो अपनी अलग कंपनी उनकी होती है, नेक्स्ट लेवल के नाम से वो दोनों करती हैं। सना का हमें देख देख के इंटरेस्ट बढ़ा, और माशाल्लाह दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो जब सना को आपने इस तरफ देखा, मैं चाहता हूँ एक बाप बेटी का जो कनेक्शन है उस पर जरूर, वो अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखना, और फिर प्रोडक्शन में उसका वो इनपुट आना, वो भी एक बड़ा, हम वो ना लेगेसी सेफ हाथों में। वो पहले वो असल में आई पहले वार्डरोब में। सना जो है पहले उसने वार्डरोब में आहिस्ता आहिस्ता ना वो
कभी सबा हमीद के कपड़े डिज़ाइन कर रही थी, कभी किसी एक्ट्रेस के, कभी किसी एक्ट्रेस के। तो उसने फिर बाद में जब वो स्टोरी में बोलना शुरू होती थी ना, तो मैंने कहा तुम एक काम करो, जो जिस तरह के हमारे अभी ड्रामे बन रहे हैं, मुझे तो इतना फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में इतना पता नहीं होता, तो तुम्हारा बड़ा दिमाग चलता है, तुम ये इसका भी बताते, इसका बताते, इसका। तो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, वो लोगों को मिमिक बहुत अच्छा करती थी, तो सबके बारे में जानती भी बहुत है, उसको इंटरेस्ट लोगों से मिलने मिलाने में बहुत अच्छी है, टॉकेटिव भी बहुत है, मतलब हमारे घर की रौनक ही वो है। तो माशाल्लाह वो तो उसने जब इतना इंटरेस्ट लेना शुरू, मैंने कहा तुम भी प्रोडक्शन में आ जाओ। कहती नहीं नहीं, मैं सिर्फ कहानी में रहूँगी और ये सारे झंझट आप संभाले। लेकिन मैंने कहा ये झंझट अगर नहीं संभालोगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, ये प्रोड्यूसर तो बनता ही बनता है ऐसे, जब वो वाला प्रेशर ले। तो फिर उसने वो करना शुरू किया, फिर सिनफ़े आहान और अलिफ ड्रामा जो था वो, और काफ़ी उसने ड्रामे बनाए उसने, और समीना ने। सपोर्ट सिस्टम होना इसलिए भी इतना ज़रूरी है, जो मोटिवेशन। फिर मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, कि मोटिवेशन आपकी क्या है? यही मोटिवेशन जो है, एक ये रीज़न है कि मेरे घर में मुझे काफ़ी सपोर्ट है इस काम को लेके, और दूसरा ये कि एक जो कमी है ना मुझ में, वो कमी जो है ना मुझे आगे काम करने का बस हिम्मत देती रहती है, और वो कमी है। और ये आपका कहना बड़ी बात है, वरना और जो अच्छी बात ये है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, और ये आपको लगता है आप यू आर डूइंग नहीं, ये होना चाहिए, और ये लगता नहीं है, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और इसी वजह से मुझे ये हिम्मत रहती है कि मैं एक दिन परफेक्ट हो जाऊँ, और मुझे पता है कभी नहीं होऊंगा, और मैं चाहता हूँ कभी ना हो, और यही मेरे में जो एक पैशन है वो रहे। और वो 25-26 लोग ऐसे बैठे होंगे आप काम करते रहेंगे, वो नागदीन इंशाल्लाह। अब मैं आना चाहता हूँ पाक भारत ताल्लुकात पर। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा जंग भी हुई, उससे पहले कुछ हो रहा था सिलसिला पॉजिटिविटी, फिर हमने देखा एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बैन किया गया, ड्रामों को बैन किया गया। मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि आपने वो वाला टाइम देखा है जब अमन दोस्ती की, और पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली ज़्यादा हमेशा ये पैगाम गया। एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी जिसमें रीमा खान थी, आप थे पाकिस्तान से, इधर से भारत से शाहरुख खान थे, प्रीति जिंटा थी। वो बड़ी यादगार परफॉर्मेंस थी, वो उसको रिकॉल करें, और क्या वक्त था, और क्या इंटरेक्शन हुआ आपका शाहरुख खान से, प्रीति से? अच्छा, उन दिनों मेरे कुछ ड्रामाज थे, जैसे मेहंदी एक ड्रामा था, एक दो और कभी कभी प्यार जो पीटीवी पे चले थे, कभी कभी प्यार में, मेहंदी, चांदी रातें, ये उस टाइम के 2001 से लेके 2005-06 तक के ड्रामे जो थे मेरे, वहाँ पे यूके का जो चैनल था वहाँ पे चलना स्टार्ट हुए थे। तो हमें सबको एज अ गेस्ट बुलाया था उन्होंने, जिसमें मैं, फ़खर, अदनान सिद्दीकी, एजाज़ असलम, फैसल, कुछ ऐसे 5-8 हम लोग थे, और एक दो लड़कियां भी थी हमारे साथ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन था। आई थिंक रीमा तो थी, एक दो खवातीन और थी हमारे साथ। तो हम जब जहाज़ में थे, मीरा जी तो नहीं थी शायद, अच्छा सही, मुझे नहीं याद। तो हम क्योंकि लड़के के साथ थे, तो हम सारे जहाज़ में थे, और मुझे फ़खर कहता है कि सोच हुमायूं तू वहाँ जाए और तुझे बोला जाए कि तू प्रीति जिंटा, तो शायद उसने नहीं बोला, और उसने किसी हीरोइन का नाम लिया कि बहुत तेरे साथ डांस कर रही हो, और तुझे शाहरुख खान बुलाया और बोले आओ मेरे साथ डांस करो, और ये तो हम हंसने लग गए ऐसे। अब ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, और वो सिर्फ मजाक में ऐसे बातें हो रही। आपने मैनिफेस्ट कर जब मैंने नहीं किया बिल्कुल नहीं किया, बस ऐसी सोचा और है, तो मैंने कहा कितना मज़ा आया। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो हमारी गाड़ियाँ, एयरपोर्ट से हम बाहर निकले तो हमारी गाड़ियाँ, वो वैन्स खड़ी हुई थी, तो उसमें सब जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जी के जो लोग थे, उन्होंने बोला आप यहाँ आ जाएं, आपने कहीं और जाना है। तो मैं उनको बोल रहा नहीं मैं इनके साथ ही रहूँगा मुझे आप लोग, मैंने कहा यार क्योंकि मेरी जी से ताल्लुकात अच्छे हैं, कि मुझे बुलाते रहते हैं, तो इन्होंने कहीं ये ना हो कि मेरा कोई होटल अलग कर दिया हो। तो मैंने कहा देखें मैं रहना यहीं चाहता हूँ, इनके साथ ही सारे मेरे जो लोग आए। कहते नहीं आपकी रिहर्सल है, क्योंकि कल शो था और आज हम पहुँचे हुए थे, तो आपकी शाहरुख और प्रीति के साथ रिहर्सल है, रीमा पहुँच चुकी हुई हैं, उसमें रीमा भी हैं।
व्हाट अभी और कल वो क्योंकि हम कुछ तो 2-3 दिन रिहर्सल को चाहिए होते, मुझे तो पता ही नहीं था अब क्या हो रहा है। खैर तो मैंने फ़खर को बोला, मैंने कहा फ़खर ये मुझे पता है क्या कह रहे हैं, करेंगे, कहते क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ये कह रहे हैं जो तूने बोला था। कहते नहीं कर, मैंने कहा सीरियसली। खैर वहाँ से मैं अपना सामान लेकर उनके और साथ, ये उनका ही डिसीजन था कि हुमायूं से परफॉर्मेंस? हाँ ये उनका डिसीजन था। अच्छा वो प्रणब उस वक्त वहाँ होते थे और वो जब मेरे ड्रामे देखते थे तो मुझे कहते थे यार कभी मेरा दिल करता है कि शाहरुख और आप साथ काम करें। ये उस वक्त की बात है जब वो हमेशा ये कहते थे। मैंने कहा है क्यों नहीं है, कभी करेंगे। तो वो उनका कहना ये कि ये मैंने उनको कहा था, प्रणब ने कहा कि मैंने ही कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश चले आप लोग एक शो कर लें तो पूरी हो जाएगी, तो कम से कम मैं साथ देखूं तो सही दोनों को एक साथ। तो ये उन्होंने कहा था, तो प्रॉब्ली उन्होंने ही किया था। तो खैर वो फिर मैं गया, फिर मैं रिहर्सल में गया। रिहर्सल में फिर वो शाहरुख से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं कैसे हो, वो इस तरह बात कर रहे थे शाहरुख जैसे मैं उनको जानता हूँ। ही वाज सो स्वीट। और उन्होंने, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या करना। कहते ये यूँ है, कुछ भी नहीं है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने कहा मुझे कोई कोरियोग्राफर जाके समझाया ना, मुझे शाहरुख खुद ही समझा रहे। तो उन्होंने 5 मिनट में समझाया और ख़त्म, मेरा काम खत्म हो गया। कि वो अपनी रिहर्सल कर चुके थे कि उनका तो पूरा एक कंटिन्यूटी चल रही होगी। उसके अंदर हमारा पोर्शन जो है वो लास्ट का पोर्शन था। तो वो सब चले गया। अब मुझे फिर वो जो कोरियोग्राफर था उसने बोला आप रात को आ जाए। लिटरली वो कमरे से बाहर निकला, वो जो कॉरिडोर होता है उसके अंदर मुझे खड़ा करके उसने थोड़ा सा वो जो भी करना था वो उसने करवाया। माही वे भी डांस किया था। हाँ, जो भी छोटा सा स्टेप था वो उसने करवाया और वो चला गया। बोला अब कल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं। मैंने कहा अच्छा, हमारी तो जान निकली फिर। तो खैर फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मैं वहाँ गया तो और रीमा जी के साथ भी आपका कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होगी कि भाई इनके साथ परफॉर्मेंस है, हमने कोई फंबल ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए? या रीमा जी तो ना आई थिंक वो रिहर्सल कर चुकी हुई थी। वो 2 दिन शायद पहले आई हुई थी और कुछ ऐसा था कि वो उन्होंने की हुई थी और मैंने उनके साथ नहीं की, बस वो समझा दिया उन्होंने। तो हमने फिर जब स्टेज पे गए और बस फिर वो हुआ जो हुआ और वो सही हो गया। और बड़ा मज़ेदार और बड़ी यादगार वो अभी भी नहीं, वो एक बड़ा मोमेंट बहुत बड़ा था। वो खुद जब मुझे नेक्स्ट टाइम मैं किसी और शो में गया, मुझे शाहरुख मिले उसमें 1-2 साल बाद वापस, तो उसमें मैं सिर्फ देखने गया था और उनसे फिर मिलने गया था उनके रूम में जहाँ वो बैठे हुए थे रिहर्सल कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो वापस? मैं कहा नहीं मैं गेस्ट के तौर पे आया हूँ, मैंने अवार्ड प्रेजेंट करना है। ओके गुड। तो देन सेट कि वो बहुत अच्छा हो गया था। तो वो तब उन्होंने मुझे बोला, नहीं ऑफ कोर्स याद था। कहते हैं वो ये मोमेंट, अब वो कह रहे थे कि मैंने ही कहा था कि ऐसा मोमेंट करें कि पीछे इंडिया पाकिस्तान का, तो वो मोमेंट बहुत बड़ा हो गया था। तो उसमें जितने भी, मुझे याद है जब हम ये परफॉर्म कर रहे थे तो जितने भी लोग थे, जो भी मेरे ख्याल से कोई 50,000 60,000 लोग या 40,000 लोग थे, वो ऐसे खड़े हो गए थे। इंग्लैंड में हुआ था ना ये? हाँ जी, लंदन में था। और कमाल, वो आपने दौर देखा 2004-05 और फिर 2025 में ये जो अभी रिसेंटली पाक भारत जंग हुई, पाकिस्तान ने बड़ा डोमिनेट किया। फिर हानिया आमिर की सरदार जी 3 आती और वहाँ पर दिलजीत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि क्यों किया, गद्दार का नाम दिया जा रहा है। यहाँ से हमारी पूरी इंडस्ट्री हानिया आमिर को बड़ा सपोर्ट कर रही है और बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि उसने बड़ा अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी, एक तो ये कि हमारे एक्टर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है और जिसने फिल्म बनाई उस वक्त हालात ठीक थे। चाहे वो दोनों जो वाइटल जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं सरदार जी के और उनके भी जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक अच्छी नीयत से फिल्म बनाई कि चलें अब हालात ठीक हैं तो हम एक्टर्स को वापस साथ काम कराते हैं। तो उन्होंने अच्छी नीयत से फिल्म बनाई थी और अब जब ये जो जंग हो गई उनको तो नहीं पता था, तो मेरे ख्याल से उस फिल्म को इनको रिलीज़ करने देना चाहिए था। और आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान ने वो फिल्म जो है यहाँ पे लगाई और लोगों ने जाके देखी भी और उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म का। लेकिन आप देखें कि प्रोड्यूसर के लिए कितना बड़ा नुकसान है और इंडियन प्रोड्यूसर के लिए नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे ये 40 करोड़ का भी बिजनेस करती है तो उनकी करेंसी के अंदर आखिरी में जो उनको शेयर मिलेगा वो 4-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा, विच इज़ वेरी सैड। वो उनका असल जो
एक तो ओवरसीज़ जो उनका यूके और अमेरिका का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा हुआ, फिल्म ने बहुत अच्छा कमाया, लेकिन उनका तकरीबन 40% जो है 50% जो बिज़नेस था वो इंडिया से होना था। तो एक ये बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे तो समझ नहीं आया कि उनको फिल्म लगाने देते और बोलते आइंदा ना बनाना। हाँ। आखिर में क्या तहलका आने वाले दिनों में हो रहा है? 3-4 फिल्में हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि साल की 2 फिल्में आनी चाहिए, चाहे उसमें एक में मैं हूँ, इसमें एक दूसरी में कोई और हो, या 2 फिल्में मेरी आनी चाहिए और जिसमें मैं दोनों में हूँ, एक रोमांटिक हो और एक एक्शन हो। और जो भी आप करेंगे कमाल करेंगे, हमें यकीन है। अल्लाह करे जी, वो कमाल हो जाए। कमाल करते नहीं हैं हम, कमाल हो जाता है, ऐसे वो ही। अल्लाह की तरफ से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हुमायूं सईद Thank you. हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।